everyone, welcome to the NSU Factopedia. 10 reasons why India should not rely on India Alliance. आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज 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 जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. सो फर्स्ट रीजन, लैक ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट फॉर इंडिया अलायंस. इलेक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड अभी तक इस अलायंस ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की स्थापना की थी जुलाई 2023 में. उस वक्त 16 पार्टीज इस अलायंस में शामिल थे. करेंटली 41 ऑपोजिशन पार्टीज विच इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज इस पर्टिकुलर अलायंस में शामिल है. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इस अलायंस की मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उनके अनुसार राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए. हालांकि इस पे अभी तक कॉन्सेंसस हासिल नहीं हुआ है. राहुल गांधी के अनुसार इलेक्शंस जीतने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. अगर इलेक्शन के पहले वो लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेंसस पे नहीं आ पाए कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इलेक्शंस के बाद जबकि पार्टी ऑलरेडी पावर में आ चुकी होगी, ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. किसी भी टीम के सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना बहुत जरूरी है. करंटली इंडिया अलायंस के पास ये स्ट्रॉन्ग लीडर की कमी है. इस अलायंस में काफी सारे दिग्गज नेताएं शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली हर कोई बनना चाहेगा. अब इलेक्शंस जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है इस अलायंस का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. दूसरा रीजन, इश्यूज विद इन द पार्टी. जब से ये अलायंस फॉर्मुलेट हुआ है तब से काफी सारे इश्यूज हाईलाइट होते रहे हैं. नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता शुरू से ही इस अलायंस के पार्ट थे. हालांकि कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से इलेक्शंस के जस्ट पहले ही दोनों ने ही इस अलायंस को छोड़ दिया. जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, वहीं ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी सारे वरिष्ठ नेता भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे पार्टीज को ज्वाइन किए हैं. इन सब इश्यूज एंड चैलेंजेस की वजह से ये अलायंस स्मूथली रन अभी तक तो नहीं कर पाया है एंड आगे भी कितना स्मूथली रन कर पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा. तीसरा रीजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द अलायंस. चूंकि 41 डिफरेंट पार्टीज एक साथ इकट्ठे आए हैं तो कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन्होंने एक 14 मेंबर टीम भी बनाया है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए. जब से ये पार्टी फॉर्मुलेट हुआ है तब से काफी सारे मिस कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल सामने आए हैं. सबसे बड़ा इंस्टेंस है सीट शेयरिंग का. कांग्रेस ने सीट शेयरिंग डिस्कशन में काफी ज्यादा टाइम लगाया है. 2023 में 3 बड़े स्टेट्स में कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो जीत हासिल करेंगे. उनके अनुसार अगर वो इन स्टेट्स में जीत हासिल कर लेते हैं तो उनके पास एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सीट शेयरिंग नेगोशिएशन में उनका अपर हैंड रहेगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. इस वजह से सीट शेयरिंग डिस्कशन में भी काफी डिले हुआ. इनफैक्ट ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने ये अलायंस छोड़ दिया था. काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पार्टी का मैनिफेस्टो डिसाइड करना, पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करना काफी ज्यादा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. चौथा रीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स इन द अलायंस. हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में डायनेस्टी पॉलिटिक्स चला आ रहा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस के डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से काफी सारे इंटेलेक्चुअल और विजनरी लीडर्स को कभी भी ये पर्टिकुलर पार्टी को लीड करने का मौका नहीं मिला. इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, जिन्होंने 2014 और 2019 के इलेक्शन में काफी ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस देखा है. 77 इयर्स तक सेंटर में रूल करने वाली ये पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसको बाकी सारे पार्टीज के साथ एक कोएलिशन फॉर्मुलेट करना पड़ रहा है सो दैट वो बीजेपी के अगेंस्ट इस इलेक्शन में लड़ पाए. अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं बल्कि डायनेस्टी कैंडिडेट को बढ़ावा दोगे तो यही होगा. अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर हैं, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, किसी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भी उस फील्ड में उतना ही कमाल दिखाएंगे. नेपोटिज्म की वजह से आपकी उस फील्ड में एंट्री तो जरूर हो जाएगी, पर उस फील्ड में इम्पैक्ट दिखाने के लिए आपके पास नेसेसरी स्किल्स भी होने चाहिए. इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इंडिया अलायंस के फ्यूचर में भी पड़ेगा. फिफ्थ रीजन, लैक ऑफ स्ट्रैटेजिकली इवैल्यूएटिंग बीजेपी's परफॉर्मेंस. पिछले 10 सालों में बीजेपी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है. इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है. इन डेवलपमेंट्स के साथ
डेफिनेटली बीजेपी के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट भी है। हालांकि इन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट को स्ट्रैटेजिकली इवैल्यूएट ये पर्टिकुलर पार्टी नहीं कर रही है। इसकी जगह जो भी पेटी मैटर्स हैं, जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो कि करेंटली ओपन है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग है, उन मैटर्स को वो पकड़ करके वोट हासिल करने में लगी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू से ही फ्रीबीज बांट करके वोट हासिल करने में माहिर है, पर अभी तक उनके किसी भी एड्रेस में उन्होंने ये नहीं कहा कि किस तरीके से वो इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकती है। अगर वो जॉब क्रिएशन में बिलीव करती है तो वो किस तरीके से जॉब क्रिएट करेगी। अगर वो पॉवर्टी कम करने में बिलीव करती है तो वो किस तरीके से पॉवर्टी कम करेगी। अगर आप किसी गरीब के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करके उसकी गरीबी हटाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजिक विजन तो नहीं है। ये उस वक्त उसकी गरीबी जरूर हटाएगा, बट उसके फ्यूचर जनरेशंस की गरीबी हटाने में ये काम नहीं करेगा। इंडिया को आप कैसे डेवलप्ड इकोनॉमी बना रहे हो, इंडिया का पॉवर्टी आप किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली हटा रहे हो, इंडिया में किस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट हटा रहे हो, ये सारे बातों के लिए एक स्ट्रैटेजिक विजन का होना बहुत जरूरी है, जो करेंटली इस पर्टिकुलर पार्टी के पास नहीं है। 6th रीजन, लैक ऑफ कॉमनैलिटी इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। पिछले 10 सालों में बीजेपी किन मैटर्स में वीक रही है उसको उठा करके आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो बना दिया। हालांकि डिफरेंट स्टेट्स में जब ये पार्टीज इलेक्शन में उतरी हैं, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। काफी कम पॉइंट में कॉमनैलिटी देखने को मिल रहा है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही कॉमनैलिटी नहीं है तो इलेक्शन जीतने के बाद कौन से पॉइंट पे ये पार्टीज अग्री करेंगी काम करने के लिए और कौन से पॉइंट पे ये पार्टीज डिसएग्री करेंगी काम करने के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा। हालांकि there is a clear lack of vision and coherence. 7th reason, issue with seat sharing talks. जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ममता बनर्जी ने डिले इन सीट शेयरिंग टॉक्स की वजह से ये पर्टिकुलर अलायंस को छोड़ा था। There are 2 states जहाँ पे ये अलायंस कैसे काम करेगी ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहला है पंजाब, जहाँ पे आप मेन रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है। अगर ये दोनों गठबंधन में आते हैं तो ये गठबंधन इस सिनेरियो में कैसे पंजाब में काम करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सिमिलर सिचुएशन केरला का भी है। डेफिनेटली उनको एक प्लान डिवाइस करना पड़ेगा ताकि वोटर्स कंफ्यूज ना हो कि वो ऑपोजिशन में लड़ रहे हैं कि वो एक साथ लड़ रहे हैं। 8th reason, the gelling of alliance and constituencies will not be easy. 41 different parties एक साथ इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें इश्यूज तो आएंगे ही। इनफैक्ट अभी तक इलेक्शन के प्रचार में यूनिफाइड तरीके से बहुत कम रैलीज इन पार्टीज ने किया है। जहां बीजेपी एक यूनाइटेड विजन की तरह काम कर रही है, वहीं इस अलायंस में काफी स्प्लिट विजन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में वोटर्स पे अपना इम्पैक्ट बनाना इनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। 9th रीजन, when there is lack of majority, the coalition collapses. ऐसा पास्ट में भी हुआ है जब बहुत सारी पार्टीज मिल करके एक सरकार बनाई है तो वो काफी दिनों तक वो सरकार को सस्टेन नहीं कर पाई हैं। करंटली इतने सारे पार्टीज के साथ अगर सरकार फॉर्मुलेट होती है तो उनके फंक्शनिंग में काफी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को डिवाइड करने में ही नहीं, बल्कि एक तरीके का जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होता है किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। फास्टर डिसीजन मेकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तक ये सारी डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स पे काम कर रही थी। अब इलेक्शन जीतने के बाद इनको एक प्रिंसिपल और एक आइडियोलॉजी में बांध करके रखना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। लैक ऑफ मेजॉरिटी की वजह से स्ट्रैटेजिक इन्विजनिंग, फास्टर डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनली 10th रीजन, लैक ऑफ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर जो कि नरेंद्र मोदी जैसे पावरफुल लीडर को compete कर सके। करेंटली इस अलायंस के पास ऐसा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल लीडर नहीं है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है इंडियन सिटीजन्स पे। उनका डोमिनेंस रहा है ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स पे बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ऐसा इम्पैक्टफुल लीडर जिसको मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है यूएसए की तरफ से, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेंटली इस अलायंस के पास ऐसा लीडर मौजूद नहीं है। अगर इसके बावजूद अगर ये अलायंस जीत हासिल कर लेती है तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनना
जो कि नरेंद्र मोदी के फुटस्टेप्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा इस अलायंस के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अलायंस को फॉर्मुलेट किया था सो दैट सारे नॉन बीजेपी वोट्स एक साथ इकट्ठा हो सके एंड वो लोग बीजेपी को हरा सके। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक यूनिफाइड रैली भी किया जिसमें उन्होंने लोगों को अपील किया कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को ही वोट दें। ऐसा कुछ सालों पहले भी हुआ था। हालांकि तब जो सीटेड प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था एंड काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। एक बार फिर से सारे ऑपोजिशन पार्टीज मिल करके लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दें। हालांकि इस बार इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ एंड किसी भी तरीके का हंगामा नहीं हुआ है। इस रैली के बाद सभी कोई स्वतंत्र हैं एंड अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया सीटेड प्राइम मिनिस्टर को वोट करके उनका चुनाव करती है या फिर इंडिया अलायंस को वोट करके उनको एक मौका देती है कि वो फाइनली प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।